एवरीबॉडी, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube एजुकेशन चैनल द गुरु उपनिषद में, जिसमें आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए। एंड आई हैव सेलेक्टेड टू डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ 4th लेसन ऑफ योर बुक बीहाइव। ठीक है, बीहाइव बुक का 4th लेसन जो कि हम पहले से पढ़ रहे थे, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसके बारे में हमने जो साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से उनका बचपन था और किस प्रकार से उन्होंने स्कूलिंग की। और लास्ट वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हाउ ही मेट मेलिवा मैरिक से वो मिले and they become companion and they loved each other and they started discussing their project together। एक साथ उन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट, अपने थ्योरीज को डिस्कस करना शुरू किया। स्टूडेंट्स प्लीज़ कम ऑन द पेज नंबर 48 एंड पैराग्राफ नंबर 8 से आज हम शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का रेस्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ रहा हूँ बच्चों। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. Okay? So, students, बात है 1900 की, 1900 ईस्वी की बात है। उस समय आइंस्टीन जो है 21 साल के हो गए थे और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए थे वो, ठीक है, फिजिक्स से, लेकिन अभी भी वो अनएम्प्लॉयड थे, जॉब नहीं लगी थी। इस वजह से कभी कभी वो टीचिंग असिस्टेंट का किसी कॉलेज और स्कूल में काम कर लिया करते थे, असिस्टेंट टीचर का। साथ ही साथ प्राइवेट ट्यूशन्स दिया करते थे बच्चों को, प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस दिया करते थे। ओके, बट इन 1902, 2 साल बाद, ग्रेजुएशन के 2 साल बाद उन्हें एक जॉब मिली। किस चीज़ का जॉब? एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, ठीक है, पेटेंट ऑफिस इन बर्न में एक पेटेंट ऑफिस था जिसमें लोग अपने इन्वेंशंस की पेटेंट कराने जाते थे और उसमें उनको जॉब मिला उस इन्वेंशंस को चेक करने के लिए, ठीक है, कि वो हटके है कि नहीं, नया है कि नहीं, और उसको पेटेंट का अधिकार दिया जा सकता है कि नहीं। और जब उनका काम था कि वो दूसरों के रिसर्च को, दूसरे के इन्वेंशंस को रीड करें, अंडरगो करें, ऑब्जर्व करें और पेटेंट के लिए चेक करें, ठीक है, टेस्टिफाई करें, तब तक वो अपनी भी कुछ रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च में लगे हुए थे। इसी वजह से कभी कभी मजाक में जो उनका ऑफिस में चैम्बर था, बेंच था जहाँ पे वो बैठा करते थे, डेस्क था, उसको वो थ्योरेटिकल फिजिक्स का ब्यूरो कह दिया करते थे, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 9, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. In it, 2 perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy.
और वो फॉर्मूला क्या है, E = mc²। ओके स्टूडेंट्स, 1905 में जो वहाँ का फेमस न्यूज़पेपर था उसमें आइंस्टीन की एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छपी थी, जिसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस वो एब्सोल्यूट नहीं थे, पूर्ण नहीं थे अपने आप में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि आप 2 घड़ियों को एक साथ शुरू करेंगे चलने के लिए, ठीक है, 2 घड़ी को एक साथ शुरू करते हैं और एक फिक्स डिस्टेंस के बाद वो वापस दोबारा एक साथ शुरू करते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद घड़ी की सुई, दोनों घड़ियां की सुई एक साथ दोबारा चलना चाहती हैं, तो स्टूडेंट्स इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही टाइम में एक ही समय तक या एक ही डिस्टेंस कवर करेंगे। इफ़ उसमें से दोनों के स्पीड में चेंजिंग हो, कोई डिफरेंस हो, एक तेज़ चल रही हो एक धीरे चल रही हो, मतलब 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस कवर करना चाहती हो, तो ज़रूरी नहीं है, वो उनके स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट पहले कवर करेगी, कौन सी बाद में। ओके, और इसी थ्योरी से एक उनका फेमस फार्मूला जो आज भी हम लोग फिजिक्स में, साइंस में पढ़ते वक्त यूज़ करते हैं, वो है E = mc²। ठीक है, जिसमें E एनर्जी के लिए है, M मास के लिए है और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के लिए है। मतलब एनर्जी का एक इन्होंने फार्मूला दिया जिसमें ऑब्जेक्ट का मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, उससे दिया। इसी से रिलेटिव एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes, व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours, दैट्स रिलेटिविटी। रिलेटिविटी को समझाने के लिए स्टूडेंट्स उन्होंने एक बात और कहा कि यदि आप एक सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं तो 2 घंटे भी बैठेंगे तो आपका समय लगेगा नहीं, पता नहीं चलेगा कि आप इतने देर तक बैठ गए। लेकिन जब आप एक हॉट स्टोव पे बैठेंगे, ठीक है, तो आपको 2 मिनट भी लगेगा कि 2 घंटे के बराबर है। इट मीन्स जब सिचुएशन, कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग होगा, okay, then we will not care of time, but if conditions are not according to us, they are on odd to us, हमारे विपरीत हैं, then it is very difficult to pass that time। ठीक है, इसी को उन्होंने रिलेटिविटी का नाम दिया। ठीक है, now come to the paragraph number 10। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, अनरावलिंग। अनरावलिंग मतलब बिखरना, खराब होना। ठीक है, अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। शी थॉट मेलिवा, हु वाज 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Meliva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off। जबकि ये एक के बाद एक जो है अपना थ्योरी देने में लगे हुए थे, रिसर्च करने में लगे हुए थे, और दुनिया जो है इनको एक्नॉलेज करने में लगी हुई थी। ठीक है, इनकी पर्सनल लाइफ जो है वो बच्चों बिगड़ रही थी, ख़राब हो रही थी। ठीक है, पर्सनल लाइफ में क्या था कि ये मिलेवा मैरिक से अब शादी करना चाहते थे, लेकिन इनकी माँ जो है इनके पक्ष में नहीं थी। शी वांटेड अ हाउसवाइफ, उनको एक गृहवधू चाहिए था जो घर के काम काजों में इंटरेस्ट रखते हो। बट मेलिवा जो थी, देयर वर 2 रीज़न स्टूडेंट्स, 2 रीज़न थे कि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन मेलिवा से शादी करें। एक कि वो 3 साल बड़ी थी आइंस्टीन से, तो उनके अनुसार से उनके बेटे के लिए काफ़ी एजेड थी वो। दूसरा कि वे बुकवॉर्म थी, आइंस्टीन की तरह ही वो भी पढ़ने में बहुत इच्छुक थी, साथ ही साथ रिसर्च वगैरह में पूरा सहयोग किया करती थी।
मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और अपना अधिकांश समय पढ़ने लिखने में, रिसर्च करने में व्यतीत करती थी। ये भी बात जो है अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ को पसंद नहीं था। दैट्स वाई स्टूडेंट शादी नहीं हुई, इन्होंने शादी रोक दी। ओके, पैराग्राफ नंबर 11। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। ठीक है, अंत में 1903 में दोनों लोगों ने शादी की। मेलिवा एंड अल्बर्ट आइंस्टीन मैरिड टू ईच अदर, बट अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ साल बाद, द मैरिज faltered. Maliva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After a year of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. 2 साल बाद उन्होंने 1903 में उन्होंने शादी किया, लेकिन ये शादी जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा लंबी चली नहीं। It broke off very soon. क्यों? Maliva was not happy with the lifestyle she was being led. जिस प्रकार की जीवन वो जी रही थी, घर के काम काजों में, उलझनों में फंस जा रही थी, वो उन्हें पसंद नहीं था। वो चाहती थी वो साइंस में कुछ रिसर्च करें, कुछ अपनी थ्योरी दें, फिजिक्स में अपने कुछ इन्वेंशंस करें। ठीक है, तो उनके लिए उनका इस सब कामों के लिए उनको समय नहीं मिल पा रहा था स्टूडेंट्स। दैट्स वाई दोनों कपल में काफ़ी झगड़ा हुआ। ठीक है, मतलब कि लगातार बहुत दिनों तक और कई वर्षों तक। एंड एट लास्ट इन 1919, शादी के 16 साल बाद ये शादी टूट गई। दोनों ने एक दूसरे को डाइवर्स दे दिया और आइंस्टीन ने एल्सा से उसी साल शादी कर ली, दूसरी शादी। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. पैराग्राफ नंबर 12 पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम आपके लिए। In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. जब इन्होंने दूसरा शादी किया तो एक इत्तेफाक हुआ, मतलब वो लकी साबित हुआ, बिकॉज इन्होंने जो 1915 में स्टूडेंट्स एक रिसर्च किया था, इंटरप्रिटेशन दिया था ग्रेविटी का, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम का इन्होंने एक थ्योरी दिया था, रिसर्च किया था, जिसमें ग्रेविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था उस थ्योरी में। और 1919 में इन्होंने जब एल्सा से शादी की, उसके बाद एक न्यूज़पेपर ने इस चीज़ को पब्लिश किया, आइंस्टीन के इस रिसर्च को पब्लिश किया, क्योंकि उसी साल सोलर एक्लिप्स हुआ था, सूर्य ग्रहण लगा था, और सूर्य ग्रहण ने आइंस्टीन के थ्योरी को एकदम सही साबित किया था। आइंस्टीन एक्चुअली एडवांस में ही कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है, कि सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से जो बाकी स्टार्स के लाइट हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से डिफ्लेक्टेड होंगे, डेविएट होंगे, उनका रास्ता बदलेगा। ये सारी जो डिटेल वर्क है उन्होंने पहले से ही 1915 में अपने थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सप्रेस कर दिया, जो कि 1919 में सोलर एक्लिप्स आने के समय में वो सही साबित हुआ। ठीक है, तो न्यूज़पेपर ने इसको एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। ठीक है, एक क्रांति हो गई विज्ञान के क्षेत्र में। पैराग्राफ नंबर 13। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. ही वॉज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाई प्रेस। और इन सब कामों के बाद 1921 में उनको साइंस में वर्क करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, और भी कई सारे प्राइज़ उन पे कन्फर किए गए, उन पे निछावर किए गए। ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें कई सारे कॉलेजेस से, कई सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन से स्पीच के लिए, पब्लिक डायलॉग के लिए इन्विटेशंस आने लगे, और प्रेस ने उनकी बहुत सारी सराहना किया। ठीक है, लॉडेड बाय द प्रेस मतलब सराहना मिली उनको प्रेस के द्वारा।
सो स्टूडेंट, ये जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, हमने उनके बचपन को पढ़ा स्टार्टिंग के इनिशियल पैराग्राफ में, फिर हमने उनके यंग एज को पढ़ा कि किस प्रकार से यंग एज में उन्होंने उनके पर्सनल लाइफ को भी पढ़ा, और उनके साइंटिफिक जो भी उन्होंने योगदान दिए, कंट्रीब्यूशंस थे, उसको भी पढ़ा। अब एक और बात है, आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन के रूप में माना जाता है स्टूडेंट्स। तो वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों माना जाता है, अभी जो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे इससे क्लियर होगा। पैराग्राफ नंबर 14, When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid that Nazis could build and use an atomic bomb. Okay, so students, बात है 1933 की। ओके, इन द ईयर 1933 जब नाजीज का पावर हुआ था जर्मनी पे, सभी को पता होगा नाजीज, या अभी आप लोग क्लास 9 में हैं तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी इसको, ठीक है, नाजिज्म। सो नाजी लोगों का जो है वो जर्मनी में पावर मिल गया था, इसलिए आइंस्टीन जो है वो यूनाइटेड स्टेट चले गए, वहाँ से माइग्रेट कर गए, ठीक है, बिकॉज जर्मन लोगों के खिलाफ वहाँ पे कुछ अत्याचार होने शुरू हो गए होंगे, ठीक है। और उसी के 5 साल बाद यानी कि 1938 में न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी हो चुका था बर्लिन में। बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की टेक्नोलॉजी डिस्कवर हो चुकी थी, जिससे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जो अमेरिकन फिजिक्स थे, अमेरिकन के जो साइंटिस्ट थे या भौतिक वैज्ञानिक थे, वो काफ़ी उदास हो गए। अप्रोवर मतलब उदास हो जाना, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे लोग जर्मनी से भाग चुके थे, फासिज्म जब वहाँ पे फासीवाद नाजीवाद चल रहा था हिटलर के रेन में, तो वहाँ से वो लोग भाग चुके थे। तो उन्हें डर था कि भाई अब ये लोग वापस, नाजीज जो है वो इनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ यूज़ कर सकते हैं अपने दुश्मनों को, विरोधियों को मारने के लिए। पैराग्राफ नंबर 15, एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt and on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of surrounding territories. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अपने एक कलीग के जब इन्हें पता चला कि नाजीज के पास बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी आ गई है, न्यूक्लियर फिजन की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अपने एक कलीग के कहने पे, ठीक है, सहकर्मी के कहने पे आइंस्टीन ने उस समय के जो तत्कालीन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखी 2 अगस्त 1939 को, ठीक है, 1939 को में 2 अगस्त को उन्होंने लेटर लिखी। इसमें उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने एक वार्निंग दिया आगे आने वाले संभावित खतरे के बारे में, कि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है उससे जो बॉम्ब बनेगा वो यदि एक छोटे से बंदरगाह पे एक्सप्लोड किया जाएगा तो आसपास के पूरे शहर को, कई इलाकों को वो बर्बाद कर देगा, ठीक है, सराउंडिंग टेरिटरी, पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देगा। लेकिन उसका, इनके जो वर्ड्स हैं, जो इन्होंने लेटर लिखे, इसका असर हुआ, लेकिन नेगेटिव असर हुआ। असर तो हुआ लेकिन नेगेटिव, क्योंकि अमेरिकन लोगों ने भी अपना एक एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर लिया और उसको जापानीज सिटी हिरोशिमा नागासाकी पे अगस्त 1945 में गिरा दिया। ये सभी जानते हैं हम लोग, वर्ल्ड वॉर का कारण बना ये, और किस प्रकार से जापान अभी भी उस त्रासदी से लड़ रहा है। पैराग्राफ नंबर 16, Einstein was deeply sickened by the extent of destruction. This time he wrote a public message to the United Nations
In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got more involved in politics, agitating for an end to arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. ये जो घटना हुई अमेरिका के द्वारा जापानी सिटी पे बॉम्ब गिराना, इससे आइंस्टीन काफ़ी आहत हुए थे. ही वेन वेरी सैड, बहुत ही दुखी हुए थे वे. ठीक है. और इस वजह से इस बार उन्होंने एक आम चिट्ठी लिखी, जनता की तरफ से एक चिट्ठी लिखी यूनाइटेड नेशन को. उस समय राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी बच्चों 1918 में. तो उसको उन्होंने वहाँ पे चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया जाए जो ये तय कर सके कि इस प्रकार के आर्म्स, इस प्रकार के बॉम्ब्स, टेक्नोलॉजीज, मिसाइल्स वगैरह यूज़ ना करें, बिकॉज इससे ह्यूमैनिटी को नुकसान है, मानवता का नुकसान है बहुत बड़े लेवल पे. ठीक है. लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने चिट्ठी जो रूजवेल्ट को लिखी थी और उसका तुरंत असर हुआ था, चाहे नेगेटिव ही, इस चिट्ठी की कोई असर नहीं हुआ. लेकिन अगले दशक में पूरे 10 साल इन्होंने अपने पॉपुलैरिटी को, जो पॉपुलैरिटी इन्होंने साइंस की तरफ से गेन की थी, उसको इन्होंने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होके यूज़ किया और कोशिश की कि शांति स्थापित की जाए पूरे विश्व में. कई सारे स्पीचेस दिए, कई सारे पब्लिक मीटिंग की, जिसमें लोगों को समझाया कि हमें निशस्त्रीकरण करना है, डिसआर्मामेंट करना है, हमें शस्त्र नहीं बनाने हैं. और ठीक है. पैराग्राफ नंबर 17 एंड द लास्ट पैराग्राफ. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. 1955 में 76 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया, डिमाइस कर गए. और उसके बाद से अब तक उन्हें एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में माना जाता है, साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक पीस की बात की थी, डिसआर्मेंट की बात की थी, एक रिलेशनशिप्स की बात की थी, पीसफुल रिलेशनशिप. इस वजह से उनको साइंटिस्ट तो माना ही जाता है, साथ ही साथ वर्ल्ड सिटीजन माना जाता है आइंस्टीन को. ठीक है. स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इनके बारे में एक ये है आर्टिकल है जो एक हिस्टोरियन ने पब्लिश किया है. ठीक है. ओटो नेबर एक हिस्टोरियन है. आप लोग पेज नंबर 46 पे देख सकते हैं, नीचे जो कलर्ड बॉक्स है उसमें एक स्टोरी बताया जब आइंस्टीन बच्चे थे उसके बारे में. That he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic. As he was a late talker, his parents were worried. At last, at a supper table one night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." Greatly relieved, his parent asked why he had never said a word before. Albert replied, "Because up to now everything was in order." पहले इनके माता पिता इनके बचपन में इनसे दुखी थे, क्योंकि मतलब दुखी इन द सेंस निराश थे या परेशान थे कि ये बहुत देर तक, 2.5 वर्ष तक इन्होंने बोला नहीं कुछ. ठीक है. बहुत देर से इन्होंने बोलना शुरू किया, और जब बोलना शुरू किया तो हर वर्ड को डबल ही अटर किया करते थे, 2 बार बोला करते थे. तो एक बार ऐसा हुआ था कि सभी इनकी फैमिली जो है रात के खाने पे, डिनर पे बैठी थी, सफ़र ले रही थी, और अचानक उस समय उन्होंने बोला, आइंस्टीन ने, कि सूप जो है वो बहुत गर्म है. पहले तो इनके माता पिता को बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे ने बोला पहली बार, लेकिन तुरंत इन्होंने क्वेश्चन किया कि यदि आपको इतने अच्छे से बोलने आता है तो इससे पहले आप क्यों नहीं बोल रहे थे कुछ भी. आइंस्टीन का बहुत सुंदर जवाब आया, और वो एक रियली जीनियस का जवाब हो सकता है कि अभी तक जितनी भी चीज़ें घटित हो रही थी आसपास की, वो मेरे ऑर्डर में थी, मेरे अनुरूप थी, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं बोला. बट अभी सूप बहुत ज़्यादा गर्म है खाने के लिए, इससे आपत्ति है तो मैंने बोला. तो ये वाकई एक जीनियस का ट्रेट है, लक्षण है, जिसे जो हिस्टोरियन मैथमेटिशियन हैं, हिस्टोरियन हैं ओटो नेबर, वो भी मानते हैं.
कि यदि देखा जाए तो इनमें जीनियस बनने का लक्षण बचपन से ही था। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और जो लिटरेचर फॉर क्लास 9 एंड 10 का प्लेलिस्ट है वहाँ से पार्ट 1 इस चैप्टर का देख लें, और ताकि दोनों पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपके लिए। एंड देन नाउ आई वांट यू टू डू सम होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड और न्यू वर्ड आपको इस चैप्टर में मिला उसके आप अच्छे से वर्ड मीनिंग लिखेंगे, और उस सभी सेंटेंस पे उस सभी वर्ड्स पे 1 से 2 सेंटेंस बनाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, और तब जाके आप इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व आउट करने को कोशिश करें। इसके क्वेश्चन आंसर्स ओन वर्ड्स में लिखें। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो ऑन द सेम चैप्टर टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, एक वीडियो लेकर मैं और आऊँगा सेम चैप्टर पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए। और स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और चैनल को शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ें और मैं आप सभी को लाइव क्लासेस भी दे पाऊँ। ओके, साथ ही साथ आप रिटन हेल्प के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ग्रामेटिकल नोट्स के लिए, वोकेबलरी सेक्शंस के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए आप मेरे वेबसाइट www.guruupnishad.wordpress.com पे जा सकते हैं। वहाँ क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की पूरी नोट्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल हैं, और अभी अपडेट भी किए जा रहे हैं कुछ चैप्टर्स के। ओके, टिल देन बाय।